नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। 2024 का लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विपक्ष की तरफ से एक गठबंधन बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन आज मैं विपक्ष के गठबंधन बनाने की कोशिश वो क्या सफल होगा नहीं होगा उसके बारे में बात नहीं करूँगा। बात करूँगा मैं कि क्या बीजेपी को और एनडीए को 2024 के चुनाव में नए सहयोगी दल मिलेंगे। क्या वो दक्षिण में, जहाँ पे वो बाकी देश के अलग अलग हिस्सों के तुलना में दक्षिण में ज़्यादा कमज़ोर है, क्या वहाँ पर उसको साथी मिलेंगे और वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करने की गुंजाइश बनती है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पे 2014 में जब वो उसका बंटवारा हुआ था और एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना बना था, तो आंध्र प्रदेश जो नया बना उसमें बीजेपी एक संगठन के तौर पे भी और अपनी पहचान के तौर पे भी वहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है। अगर दक्षिण में कहीं पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखती है वो आज की तारीख में, तो वो आंध्र प्रदेश में दिखती है। और रही बात कि फिर वो अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेगी, तो उसको सहयोगी की वहाँ पे तलाश होगी। चूँकि खुद का उसका ज़मीन पर आधार उतना मजबूत नहीं है, तो वो किसके साथ जाएगी और कोई उसके साथ आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा। तो रही बात कि आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा, तो यहाँ पे बीजेपी एक बेहतर पोजीशन में है, उसकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि उसके तरफ आने के लिए ना सिर्फ सत्तारूढ़ जो वहाँ पे जो दल है वाईएसआरसीपी जगन रेड्डी के पार्टी, वो आने के लिए तैयार है, बल्कि जो पहले बीजेपी के साथ या एनडीए में हुआ करते थे तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो भी बहुत ज़्यादा आतुर हैं वापस आने के लिए। अब बीजेपी को ये चुनना होगा कि इन दोनों में से वो किसके साथ जाए, किसके साथ जाने से उनको फ़ायदा है। साथ ही इसलिए वो चाहेंगे जिससे कि अगर किसी वजह से किसी इलाके में, देश के दूसरे हिस्से में सीटों में कहीं पे भी कुछ कमी होने की गुंजाइश है, तो उसकी भरपाई कर पाने के पोजीशन में वो कर पाए। तो उसमें वो चाहेंगे कि उनका थोड़ा प्रभाव क्षेत्र बने, उनके कुछ एमपी जीत के आए, तो कौन उनको वहाँ पे ज़्यादा सीटें दिलवा सकता है और जिता सकता है। तो आज की तारीख में तो यही लगता है कि वाईएसआरसीपी जो है वो एक बेहतर विकल्प होगा बनिस्बत की टीडीपी के। लेकिन फैसला तो बीजेपी को करने का होगा। टीडीपी के साथ नहीं जाने की जो बात आती है, वजह आती है, उसका कारण बहुत स्पष्टता दिखता है। देखिए, वो 2 बार धोखा दे चुके हैं। 2004 में भी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया था और तत्कालीन जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसको उन्होंने निशाने पे लिया था। और दोबारा उन्होंने यही गलती 2019 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को छोड़ा था, गठबंधन को तो छोड़ा था और आक्रामक हुए थे सत्तारूढ़ दल पे, बीजेपी पर। तो ये जो उनका इस तरीके का जो व्यवहार है, उससे नाखुशी है और उस नाखुशी को वो कितने हद तक दूर कर पाते हैं, कोशिश उनकी तरफ से लगातार जारी है। और लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि शायद इस बार बीजेपी पसंद करेगी कि अगर दोनों में से किसी को चुनना है तो वो वाईएसआरसीपी के साथ जाएगी। तो इस राज्य में उसको सहयोगी दल ढूंढने में मुश्किल नहीं हो रही है और फ़ायदा किससे होगा ये सिर्फ उनको सोचने का है। तो मैंने जैसा बोला कि उनको ज़्यादा फ़ायदा वाईएसआरसीपी के साथ जाने में साफ साफ दिखता है और उसकी गुंजाइश लगती है कि वो ऐसा हो सकता है। दूसरा राज्य जहाँ पे सहयोगी आने के लिए तैयार है और गुंजाइश भी बनती है, उसकी वजह भी बनती है, और वो है कर्नाटक से। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर, जो कि एनडीए का हिस्सा तो कभी नहीं रही, लेकिन वो इस चुनाव में जो 2024 का चुनाव होगा वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा होगा। चूँकि
जब 19 का जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस के साथ मिलके लड़ी थी और वहाँ पे दोनों पार्टियों का एक तरीके से सुपड़ा साफ जिसको कहते हैं वो हो चुका था। बीजेपी वहाँ पे अपने दम पे 25 सीटें जीती थी और एक उनका समर्थित निर्दलीय है वो भी जीत गया था। और अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस ने जेडीएस के जो वोट हैं उसी को छीना है और उसको लेके जो एचडी कुमारस्वामी हैं जनता दल सेकुलर के नेता वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने भविष्य की राजनीति को करने के लिए उनको एक सहारे की इस समय ज़रूरत है। तो वो बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और बीजेपी भी वो चाहेगी कि वो एक सहयोगी वहाँ पे मिले तो उससे एक पंथ दो काज होता है। पहली चीज़ कि ये जो आरोप लगता है कि उनके साथ कोई मिलना नहीं चाहता तो उस धारणा को भी तोड़ने में वो सफल हो जाते। और दूसरी बड़ी बात कि एक बार अगर जेडीएस भी उनके साथ जुड़ जाता है तो उस समाज का और उनका जो वोट बैंक है वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा बीजेपी से और उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में उनको पहले से बेहतर प्रदर्शन करने में या फिर जितना जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को दोहराने में मदद मिलेगी। तो इन दो राज्यों की ये बात हो गई। अब एक बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में बीजेपी अपनी एक पहचान है। 4 उसके पिछली बार भी लोकसभा में चुनाव जीत कर आए थे, अपने बूते से लोग जीत के आए थे और बांदी संजय कुमार के नेतृत्व में वहाँ पे जो प्रदेश बीजेपी है वो लगातार बीआरएस की सरकार के चंद्रशेखर राव की सरकार को घेरती है वहाँ के मुद्दों को लेके। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेके खुद ब खुद जाति एजेंसियों के घेरे में बीआरएस की सरकार भी है और उनके परिवार के लोग भी हैं कि चंद्रशेखर राव के। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उनके ऊपर में आरोप परिवारवाद का लगता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी का भी होता है कि वो लगातार 2 बार से उनके पास एक एंटी इनकम्बेंसी की बात हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा उठाने के पोजीशन पे वहाँ पे बीजेपी साफ दिखती है। कांग्रेस वहाँ पे उतनी मजबूत रही नहीं, पहले की तरह से तो कांग्रेस रही नहीं। और तभी हाल के दिनों में उन्होंने जो वाईएसआरसीपी के जो नेता हैं जगन रेड्डी, उनकी बहन शर्मिला रेड्डी, जो उन्होंने वहाँ पे अपनी पार्टी बनाई है और वो बीआरएस को लगातार घेरती रह रही हैं, उनके साथ दोस्ती करने की कांग्रेस ने कोशिश की है, पहल की है। ये चुनाव के समझौते में तब्दील होता है कि नहीं ये देखने की बात होगी और वो कितना चुनाव में एक चुनौती के तौर पे खड़ी होती हैं वो एक अलग बात होती है। लेकिन आज की तारीख में ये निश्चित तौर से दिखता है कि तेलंगाना में बीजेपी पहले से बेहतर पोजीशन पे होगी, उसको ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे संगठन में भी जुझारूपन जो आया है, जो मुद्दे जो उनको मिले हैं, और साथ में ये ना भूलें कि कई जगहों पर ये चुनाव की चूँकि लोकसभा का होगा तो नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो भी बहुत बड़ा असर डालता है। वो भी लोगों को उस समय उस चुनाव में बीजेपी की तरफ खींच के लेकर आता है। तो जब प्रदेश का नेतृत्व भी उसमें मेहनत करते हुए दिखेगा और इनका जो जादू जो है, करिश्मा जो है वो भी रहेगा, तो ऐसा लगता है कि आज की तारीख में निश्चित तौर पे कि तेलंगाना में भी बीजेपी एक बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। कितनी सीटें लेगी ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हाँ जो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा इसके बारे में कहा जा सकता है निश्चित तौर से। अब आते हैं कि तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बीजेपी कभी बड़ी पार्टी के तौर पे नहीं रही। उसके कुछ इलाकों में उसका प्रभाव क्षेत्र निश्चित तौर से लंबे समय से रहा है, लेकिन वो एआईएडीएमके के साथ इस समय गठबंधन में है। लेकिन वहाँ की राजनीतिक जो पिछले लंबे समय से आप देखेंगे, दशकों से देख रहे होंगे, दरअसल 70-80 के दशक से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कभी भी वहाँ पे राजनीतिक चर्चा का विषय होती ही नहीं थी और 2 पार्टियों के बीच में ही संघर्ष हुआ करता था।
80 के दशक के बाद से, खास करके डीएमके और एआईए डीएमके के बीच में। लेकिन इस बार जो अभी दिख रहा है कि एआईए डीएमके तो निश्चित तौर से वहाँ पे है, गठबंधन को है, वही लीड भी कर रही है तमिलनाडु में एनडीए के गठबंधन को प्रदेश में। लेकिन बीजेपी ज़्यादा चर्चा में है, वो वहाँ पे एजेंडा सेट करते हुए नज़र आ रही है। और उसका कारण है, दो तरह के कारण हैं। पहली चीज़ कि वहाँ पे उनको अपना एक प्रदेश नेतृत्व में एक नेता मिला है अन्नामलई के तौर पे, और वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। और जिस तरीके से वो डीएमके की सरकार को, स्टालिन की सरकार को मुद्दों पे घेर रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा, परिवारवाद का तो मुद्दा खैर लंबे समय से रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिस तरीके से वो लेकर आए हैं, अभी उन्होंने जो डीएमके फाइल्स करके वो जो लगातार चला रहे थे, उससे थोड़ी सी नाराज़गी है। और ये देखा जा रहा है कि जो डीएमके है वो लगातार बीजेपी पे ही अटैक करती है, राज्य में अटैक करती है। केंद्र में अटैक करना तो एक अलग बात होती है, केंद्र सरकार पे तो विपक्ष की सारी सरकार हमेशा राशन पानी लेके रहती है, लेकिन प्रदेश बीजेपी पे उस तरीके से हमलावर होना, जिसका अगर उनके हिसाब से कोई वजूद नहीं रहा है, ये बताता है कि ज़मीन पर कुछ हो रहा है। और ये होने की वजह कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से पेश किया जाता रहा बीजेपी को कि वो एंटी तमिल है, वो धारणा थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है। चाहे वो भाषा को लेके हो, तमिल भाषा को लेके हो, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, नेट की बात हो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तमिल भाषा में ही आपको लिखने का, बाकी सारी चीज़ करने का जो दिया जा रहा है, सभी भाषाओं को बराबरी जो दिया जा रहा है, तो ये जो एजेंडा लैंग्वेज को लेके जो पे घेरा कर देते, वो उनके हाथ से छीनता जा रहा है। दूसरी चीज़, एक और बात होती थी कि आपको तमिल सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं है, कोई आदर नहीं है, तो वो भी अभी देखने को मिला। जो पार्लियामेंट हाउस का जब उद्घाटन हुआ तो सेंगोल को जिस तरीके से स्थापित किया गया और तमिलनाडु के ही पुजारियों के द्वारा वो सारा जो जिसको कहते हैं कि रीति रिवाज, उसी तरीके से जैसे कि तमिल समाज में होता है जो किया गया, तो उससे भी एक पॉजिटिव इमेज बनी। और ये लगता है कि लोगों को लग रहा है, चर्चा हो रही है उसको बारे में। और ना सिर्फ यही नहीं था, वो तमिल समागम करने की जो कोशिश हुई, चाहे बनारस से लेके हो, चाहे गुजरात से लेके हो, वो कुछ दिखता है कि जो धारणा बनाई गई थी या जो जिस तरीके से एक खाका खींचने की कोशिश की गई थी, इमेज बनाने की कोशिश हुई थी, वो अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पे, बीजेपी और उनके बाकी जो राज्य के जो नेता हैं और इनकी नीतियां जो हैं, उन धारणाओं को कुछ हद तक तोड़ने में कामयाब रही हैं। और इसका फ़ायदा मुझको लगता है कि ये वाला जो चुनाव होने वाला है 2024 के लोकसभा में, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से 2019 में एआईएडीएमके के साथ लड़ने से सभी पार्टियों का वहाँ पे दरअसल एक तरीके से कहें कि साफ़ कर दिया था डीएमके और उनके सहयोगियों ने, वो स्थिति इस बार नहीं होगी, ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है। सबसे बड़ा 39 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही जल्दी होगा। लेकिन एनडीए का प्रदर्शन तमिलनाडु में निश्चित तौर से 2019 में से कहीं बेहतर होगा, ये कहा जा सकता है। अब बाकी केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल में भी बीजेपी बहुत मजबूत नहीं रही है, लेकिन कुछ इलाकों में उसके पास मौके हैं, उसके पास वोट है, उसके समर्थन में हैं। और कुछ ऐसे हाल फिलहाल में जो मुद्दे आए हैं और जो वहाँ पे बदलाव हुआ है, वो बीजेपी के साथ कुछ लोगों को जोड़ने के लिए लगता है कि कुछ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो चर्च की बात कर लें, वो वहाँ से स्वर आ रहे हैं कि वो लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जो नीतियां हैं और ख़ास करके जिस लव जिहाद की जो बात होती है, उन चीज़ों को लेकर
क्रिश्चियंस कम्युनिटी में थोड़ी सी नाराज़गी है, और वो यहाँ पर चूँकि दूसरी जो यूपीए की वहाँ पे जो यूडीएफ है उसके तरफ से भी केरल फाइल्स की जो स्टोरी जो चली उसको लेके जिन्होंने रुख अपना रखा है, उसके वजह से ये लगता है कि एक हिस्सा समाज का, केरल के समाज का, वो उनसे अपने आप को बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं महसूस करेगा, और वो एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ अगर कहें उसके सहयोगी दलों के साथ जुड़ने से परहेज नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी या उसका खाता भी खुल जाएगा, लेकिन खुलने की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। और ये अपने आप में अगर जो कुछ भी होगा, जिस तरीके का परिदृश्य अभी है, तो वो एनडीए को मजबूत दिखाता है, मजबूत होते हुए दिखाता है दक्षिण भारत में। बाकी हिस्सों में क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस अंक में बस इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।